आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ना डिपेंड है कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है जिसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को आज हम देखेंगे इन डिटेल। आपके माइंड में मैं क्लैरिटी दूंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और मशीन लर्निंग के अंदर इसको कब बुलाया जाता है और किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मोटिव है इस चीज का जिसे आप समझेंगे। पीडीएफ आपके सामने आपको दिख रही होंगी। ओपन करता हूं। ओपन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके माइंड में क्लैरिटी दे सकती है पिछले कंसेप्ट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है हमें। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने टी डायग्राम आपके लिए लाया है। कब इस्तेमाल करना है टी टेस्ट और कब इस्तेमाल करना है जेड टेस्ट, इसे देखते हैं हम। आपको डेटा सेट देखना है। जो भी आपको डेटा सेट क्लाइंट देगा वो डेटा सेट या फिर जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो क्वेश्चन आपको देखना है। आपको क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन देख के या डेटा सेट देख के आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पता है क्या। अगर आपको नहीं पता है तो टी टेस्ट इस्तेमाल करें, या फिर नहीं तो टी टेस्ट इस्तेमाल करें। और अगर हाँ तो हाँ के बाद और एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे, क्या जो सैंपल साइज है वो 30 के ऊपर है क्या, अब वो 30 है क्या। अगर हाँ तो जेड टेस्ट अप्लाई करें और अगर ना तो टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एक और जरूरी बात, आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये दो टाइप के एरर क्या होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। कोई भी अगर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, जहां पे हम पहले नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कंसिडर करते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के मेजरली 4 रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4। अब हम स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट देखते हैं और उसके बेस पे मैं आपको समझाता हूं कि हमारे टाइप 1 एरर किसे बोलेंगे और टाइप 2 एरर किसे बोलेंगे। मान लो हमने क्या करा है, हमारे एक्सपेरिमेंट का एक आउटपुट आया है। उस आउटपुट के बेस पे हम जो है हमारे नल हाइपोथेसिस को इग्नोर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमको स्वीकार नहीं करना है नल हाइपोथेसिस क्योंकि वो हानिकारक है। और इन रियलिटी वो सच में हानिकारक है। व्हेन इट इज रियलिटी इट इज फॉल्स। जैसे आपको पता नहीं था कि टोबैको कंज्यूम करना अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन आपके मन ने आपको बोल दिया कि यार मुझे नहीं क्या कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ दाल में नहीं क्या काला लग रहा है। और एक्चुअल में आपका ये जो डिसीजन था ये बिल्कुल सही था। टोबैको हार्मफुल था, आपने रिजेक्ट किया टोबैको को, रियलिटी में टोबैको हार्मफुल भी था। तो ये आपका जो डिसीजन है इसको बोलेंगे गुड और बेस्ट डिसीजन। ठीक है। इधर कोई एरर नहीं है। एरर अब आएगा। मान लो आपको कोई अच्छी चीज देता है खाने को जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको कोई चीज देता है खाने के लिए जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। व्हेन इट इज रियलिटी इज एक्चुअली ट्रू। ट्रू का मतलब क्या कि वो हेल्थ के लिए अच्छी थी, लेकिन आपने फिर भी उसे रिजेक्ट किया। इसका मतलब आपसे गलती हो गई है। और इस गलती को मैं नाम देना चाहूंगा या फिर स्टैटिस्टिक्स नाम देता है टाइप 1 एरर। अब देखते हैं टाइप 2 एरर क्या रहता है। आपने टोबैको को एक्सेप्ट किया, ठीक है चलो देखता हूँ, खा के देखता हूँ, पता नहीं क्या होगा, देख ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे क्या होगा, दिखना है दिख रहा है बहुत अच्छा, चलो खा के देखता हूँ। आपने खा लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन रियलिटी में टोबैको हार्मफुल था। देखो व्हेन इन रियलिटी इज फॉल्स। आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअली में नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, जो कि टोबैको से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। और इस एरर को हम बोलेंगे टाइप 2 एरर। ठीक है। जरा रफ करता हूं उसे। अब आपको यहां लेके चलता हूं। आपने एक हेल्थफुल चीज थी, समझ फॉर एग्जांपल एक कोकोनट का जूस था, आपने उसे एक्सेप्ट किया और रियलिटी में वो जो जूस था आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा था। तो ये भी डिसीजन आपका हुआ ट्रू, बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया। आपने कोकोनट वाटर को बोला कि मैं उसे पीता हूं,
और रियलिटी में कोकोनट का जो वाटर रहता है वो हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। तो आपका ये डिसीजन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। अब हम हमारे मेन कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेस थ्योरम। यहाँ पे मैंने इसके बाजू में लिख के रखा है कि यूज इन एमएल। भैया ये एमएल के अंदर ही इस्तेमाल होता है। आज तक हमने 11 12th में खाली इसका ऊपर ऊपर से नीचे से थियरी देखा था, लेकिन अब वो चांस आ चुका है, अब वो घड़ी आ चुकी कि हम इसका एमएल में इंप्लीमेंटेशन देखें। तो बेस थ्योरम को दो भागों में बांटा जाता है, या फिर प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी दो हिस्सों में बढ़ती है। पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जहां पे पहले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं करती है दूसरे को, कांट अफेक्ट द अनदर। दो हादसे होते हैं, लेकिन पहले हादसे की होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे हादसे को कुछ भी अफेक्ट नहीं करती है। रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। दो हादसे होते हैं हमारे पूरे दिन में। पहला है कि सूरज उगता है, चंद्रमा मतलब जो हमारा सूरज देवता है वो आते हैं। दूसरा है कि हमारे सूरज देवता ढल जाते हैं, पानी में चल जाते हैं। पहला इवेंट है कि सनराइज होता है, दूसरा रीजन है, दूसरा जो हमारा इवेंट है वो है कि सनसेट होता है। probability of sunrise not affect the probability of sunset, and probability of sunset is not affect the probability of sunrise। एकदम बेसिक एग्जांपल है ये, इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगा। अब अगर मान लो हमारा सनराइज हो रहा है, तो मतलब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भैया सनराइज हो गया, अब सनसेट जिंदगी में कभी नहीं होगा। वो भी हो जाएगा थोड़ी देर में, रुक जा। सनसेट हो गया, अपन ये नहीं बोल सकते कि अब सनराइज कभी नहीं होगा, वो भी हो जाएगा थोड़ी देर में, रुक जा। जैसे रोलिंग अ डाइस, आपने आपके भाई बहनों के साथ, आप कजिन्स के साथ ये खेल रहे हो, रोलिंग अ डाइस खेल रहे हो। आपने पहला थ्रो किया, आपको 1 आया। आपने दूसरा थ्रो किया, आपको 2 आया। जितने भी वहां पे डाइस होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। और अगर टॉस कर रहे हैं हम, तो टॉस में हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी वो ऑलमोस्ट इक्वली होती है। टेल आ गया तो हम नहीं बोल सकते कि हेड कभी नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। अब डिपेंडेंट इवेंट आपको समझ चुका होगा कि इंडिपेंडेंट के आधार पे आपको डिपेंडेंट भी समझ गया होगा। डिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी जो होती है पहले इवेंट की वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, एक बैग है आपके पास जिसमें 5 बॉल है। एक आपके पास बैग है जिसमें 5 बॉल है, जिसमें 2 रेड है और 3 ग्रीन है। अब मैंने आपके आंखों पे पट्टी बांध दी और आपको बोला कि इसमें से रेड बॉल निकालो। तो रेड बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 2 रेड बॉल्स है, और टोटल बॉल्स कितने? 5, तो 2/5। आप बैग में हाथ डालते हो और आपने एक बॉल उठा लिया। अब वो बॉल को आपने देखा नहीं और बाहर फेंक दिया। अब मैं आपको कमांड देता हूं कि आपको और एक बॉल चूज करना है और वो बॉल ग्रीन आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होंगी? अब क्योंकि एक बॉल आपने ऑलरेडी काट के बैग से बाहर निकाल दिया है, तो 5 - 1, अब टोटल बॉल कितने बचे? 4 बचे। तो इसलिए टोटल बॉल जो ग्रीन थे वो 3 थे डिवाइडेड बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ने अफेक्ट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। इट इज क्लियरली सो दैट इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी अफेक्ट इवेंट 2, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जरा इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन क्या आएगा? अगर मैं आपको बोलूं ये ठीक है, आपके पास फर्स्ट रेड इवेंट अकरिंग आफ्टर सेकेंड ग्रीन इवेंट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका मतलब है, मैं आपको सबसे पहले इसका मतलब समझा देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड जी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड जी का मतलब है कि पहले रेड का इवेंट हुआ और रेड के इवेंट होने के बाद ग्रीन का इवेंट हुआ। जैसे
पहले सूरज उगा, पहले सनराइज हुआ और उसके बाद आपने ब्रश किया, इसका इसका ये मतलब डेट्स इट। तो जो पहला इवेंट है रेड, उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन आर या फिर ग्रीन गिवन रेड, इसको बोलते हैं जी गिवन आर। जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन रखा है, आर का मतलब रेड रखा है, वो तो आपको समझ ही गया होगा। अब एक ग्रीन गिवन आर क्या है, रेड क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट आप होल्ड करो, इसकी भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा और बहुत ही अच्छी से दूंगा आपको क्लैरिटी, बस आप में पेशेंस होना चाहिए। बस मैंने यहाँ पे आर को ए कर दिया है और जी को बी कर दिया है, आर को ए किया, जी को बी कर दिया, वो बिल्कुल ऐसे ही आया। अब मैं आपको इसका मतलब समझाने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब ए हो चुका है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब ए हो चुका है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। उदाहरण के तौर पे अगर आप ऐसा मान के चलते हो, ए को आप एक्सीडेंट कंसिडर करो, जो हमारा पहला इवेंट है ना उसे आप एक्सीडेंट कंसिडर कर सकते हो, एक्सीडेंट। और बी को आप कंसिडर करो लोगों का देहांत यानी कि डेड, ठीक है। तो इसका मतलब इधर क्या होगा कि लोगों की मरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, दैट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसे रफ कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए होने के बाद बी की कितनी, उसके बाद बी हुआ, ए होने के बाद बी हुआ और बी होने के बाद ए हुआ, ये दोनों को कम्यूटेटिव इसलिए मैं क्या रखूंगा, इक्वल रखूंगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कुछ इस प्रकार से, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है इसे मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, ये आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा हो गया बेस थ्योरम प्रूव। कुछ इस प्रकार से हम बेस थ्योरम को प्रूव करते हैं। और अगर हमको ये वैल्यू निकालनी है, अगर हमको ये वैल्यू निकालनी है ये, तो ये जो आपको दिख रहा है इसे मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, देखो। और ये भी हो गया हमारा बेस थ्योरम। ये दोनों हम बेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होंगे, ए होने के बाद, दैट ए हैज अकर्ड, ए हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होंगी जब बी हो चुका है, और ए एंड बी क्या है, हमारे इवेंट है। अब हम आते हैं इसका मशीन लर्निंग की और इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे कोई मशीन लर्निंग मॉडल ये बेस थ्योरम का इस्तेमाल करता है, जिधर उधर नेप बायस बोला जाता है उधर कैसे होता है और कैसे वो इंटरप्रेट करता है। मतलब ये फॉर्मूले का हमको क्या इस्तेमाल पड़ता है, कैसे इस्तेमाल करता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल डेटा साइंस में जब हम एमएल मॉडल ट्रेन करेंगे आगे आगे कोर्स में, तब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। लेकिन जस्ट मैं आपको भी थ्योरी बता रहा हूं। देखो एक कोई तो भी पर्टिकुलर कंपनी, मान लो टाटा, टाटा ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। टाटा जानना चाहता है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखे, ये प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखे। तो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने से पहले 3 पैरामीटर उन्होंने चेक किए कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, इसका सप्लाई कितना होता है और इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब उन्होंने मशीन लर्निंग मॉडल को ये तीनों के तीनों उन्होंने पैरामीटर दिए। ए मशीन लर्निंग मॉडल बोले, मशीन लर्निंग मॉडल ने बोला क्या, बोले मुझे तुझसे कुछ जानना है। मशीन लर्निंग मॉडल बोली क्या जानना है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी प्राइस जाननी है।
तो मशीन लर्निंग मॉडल बोला अरे अपना नेप बायस लगाना है, बेस थ्योरम। आपने बोला ठीक है लगाता हूं, यानी कि टाटा की कंपनी ने बोला लगाता हूं, तो हमने मशीन लर्निंग को ये फॉर्मूला दे दिया। आप प्राइस को ए समझो और ये जो आपको डिमांड सप्लाई एंड क्वालिटी दिख रहा है इसको आप बी समझो। मतलब वो कैसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यानी कि यार मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय प्राइस व्हेन बी हैज अकर। जब मेरी क्वालिटी क्वांटिटी और सप्लाई इतना है तो मैं मेरी प्राइस क्या रखूं, मशीन लर्निंग मॉडल मुझे बता। ठीक है, वो बोलेगा बताता हूं, फॉर्मूला लगा हमने, मैंने आपको कंसिडर करने बोला, बस ये ध्यान में रखो कि मैंने आपको ए को प्राइस कंसिडर करने बोला है और बी को मैंने आपको ये तीनों करने बोला है। हम जो फॉर्मूला है उसे रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखेंगे। कुछ सेकंड्स का वो लोड लेगा, डिमांड सप्लाई और क्वालिटी को चेक करेगा और कुछ समय के बाद आपको डिमांड क्वालिटी और सप्लाई के बेस पे आपको बता देगा कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी। इसे नेप बायस थ्योरम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, और इधर इधर बायस थ्योरम होता है। बायस थ्योरम नेप बायस वो आपको समझ जाएगा, ये बायस थ्योरम है। नेप बायस भी आपको समझ जाएगा अगर आपको बेस थ्योरम समझ में आया है। यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर डाउट है जो मुझे समझ में आया नहीं है। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपके वो डाउट को क्लियर करने की, सॉल्व करने की। अगर बहुत एफर्ट लगा है ये पीडीएफ बनाने में और इसे अच्छी से रखने में, मैं भी सीखा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। एक लाइक अगर आपका मिल जाता है तो मैं और अच्छा पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।